अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। जो बेचते थे दवाई दिल वो दुकान बढ़ा चले। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अलविदाई तकरीर शहदा के हवाले से जो एक तकरीब थी उसमें आज अपनी अलविदाई तकरीर कर दी और उसूली तौर पर खुदा हाफिज़ कह दिया। और इसी ख़बर के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो गुज़िश्ता कई माह से कहते रहे थे इसी चैनल से आपको कि कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, चे जाएंगे कि अगर कोई वॉर ना हुई, अगर कोई जंग ना हुई, अगर जंग हो गई तो फिर उनकी एक्सटेंशन होगी, वरना अदरवाइज़ वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। आज ये बात तो आज चैप्टर तकरीबन मैं समझता हूँ क्लोज़ हो गया, वरना इसके ऊपर भी बड़ी ले दे चलती थी और लोग कहते थे कि 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, कोई 1 साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये चैप्टर तो क्लोज़ हो गया। अब दूसरा चैप्टर जो चल रहा है, जो भी फंसा हुआ है, वो है आपकी समरी का। समरी के हवाले से कल मैंने आपको कुछ बताया भी था और मेरे ट्विटर पे भी और एक आध इंटरव्यू भी है कल अखबारात के अंदर, अगर हो सकता है आपने देखा हो। देखिए, अब लोग बता रहे हैं, मैंने कल कह दिया था कि समरी कल दोपहर को मौसूल हो गई थी। अब वो उसके बाद फिर जब मैंने बताया था तो उसके बाद फिर सुना, टीवी पर भी बता दिया किसी ने। खैर ज़ाहिर सी बात है, मैंने फिर ट्वीट भी कर दिया था मेरे उस चैनल पर बात करने के। उसके बाद अब हुआ ये कि समरी जो लेट हुई है उसकी वजह ये थी कि या समरी को जो लेट तो नहीं कहूँगा, बल्कि समरी का ऐलान क्यों नहीं किया गया या ऐलान से फिर इनकार क्यों किया गया, अगर मैं यूँ कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हुआ ये था कि जिस वक्त समरी आ गई तो नवाज शरीफ साहब का एक हुक्म था कि जब समरी वहाँ से आएगी वजारत दिफा में तो उस समरी के बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। उस समरी के बारे में मुझे सबसे पहले मुझे और यानी मरियम नवाज जो इस वक्त मुस्लिम लीग की करता धरता है उनको बताया जाएगा और वो उस समरी में शामिल तमाम नामों को देखेंगे। अगर वो उन नामों के अंदर वो नाम शामिल ना हुए या ना हुआ जिसको कि वो चाहते हैं लाना या जिनके ऊपर पहली या दूसरी इनकी चॉइस है, अगर वो ना हुए तो फिर उस समरी का ऐलान नहीं किया जाएगा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से दोबारा लेटर लगाकर उस समरी को वापस किया जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक हुक्म था। यही वजह है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका ऐलान नहीं किया, बल्कि वो दूसरी तरफ से ऐलान हो गया। हमने भी कर दिया, फिर बाद में दूसरी तरफ से भी हो गया। तो असल में बुनियादी वजह यह थी कि इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं आई। लेकिन जब ये पता लगा, ख्वाजा साहब ने जब ये कह दिया कि नहीं आई, और उसके बाद जब ISPR को पता लगा कि जब उनको ISPR, जाहिर सी बात है समरी को ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई लेटर तो होता नहीं है कि आपने कोई DHL के जरिए या कोई आदमी वो मतलब किसी तरह को ख़त पहुँच गया रजिस्ट्री लेके। जब जो समरी जाती है वजारत दिफा को तो बाकायदा वो पर्सनली जाती है और एक स्पेशल मतलब एक शख्सी बुनियाद के ऊपर शख्सियत है उसको बाकायदा डिलीवर करती है और बाकायदा फिर वसूली भी मुझे बताया गया कि शायद कभी कभी एक या कभी भी 2 जो है अहम लोग जो है उसके ऊपर वसूली करते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो इसलिए जो है इन्होंने छुपा ली थी और खामोश हुई थी, क्योंकि नवाज शरीफ ने इस पर नाराज़गी का इज़हार किया गया था कि समरी अगर आई तो कैसे इसका ऐलान हुआ। जब मैंने कहा था कि बग़ैर मुझे बताए हुए जब तक नाम का जो नाम है जब तक मेरे इल्म में ना आ जाए, जब तक मैं ना कहूँ समरी का ऐलान कोई नहीं करेगा। और समरी का ऐलान सिर्फ और सिर्फ उनकी ख्वाहिश थी कि समरी का ऐलान जो है मरियम के और उनके मतलब फाइनल करने के बाद समरी आने का ऐलान कौन करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब करेंगे। तो ये पहले ही भांडा फोड़ गया, लिहाजा उनकी नाराज़गी को देखते हुए फौरी तौर पर ये मना किया गया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि समरी का जो है मामला रोक दिया गया था। और उसके बाद फिर शाम को उसी बुनियाद के ऊपर जब शहबाज शरीफ को नवाज जरदारी साहब को पता लगा तो जरदारी साहब को भी तलब किया गया। और जरदारी साहब चूँकि आपको पता है कि लाने वाले भी सारे सेटअप में इन्हीं का ही काम था, क्योंकि शहबाज शरीफ तो फंस गए। और यहाँ मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों ये बात बताई भी थी कि इस मसले के ऊपर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियाँ भी हैं, क्योंकि अब उनको एक शक ये भी है नवाज शरीफ को, बल्कि शक क्या है हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के ही कुछ लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ को कुछ खबरें दुरुस्त नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये इदारों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि आपका और मरियम नवाज का कहीं पत्ता ना कट जाए। तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त बहुत मोहतात हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि वो समरी का जो है ना मामला फिर रुका, लेट हुई।
अच्छा, अब उसके बाद अब यह है कि आखिर में जब वो मामला तय हो गया, उनको पता लग गया कि नाम सारे आ गए, तो फिर कल वो रात को सुना बता दिया गया कि जनाब समरी आ गई, पहले नहीं आई थी, आ गई थी वो समरी आपको पता है। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि जैसे कि बाजवा साहब के जाने का फ़ाइनल हुआ, अल्लाह अल्लाह करके ये समरी के आने और जाने का सिलसिला भी फ़ाइनल हुआ। अब मसला ये है कि समरी के अंदर जो भी नाम हैं, अब मैं उस पर बहस में जाऊंगा, वीलॉग लंबा हो जाता है, आपको सारे जो वीलॉगर है सीनियर बताते रहे किस किस के नाम है, क्या है, सीनियर जूनियर सबको पता है, वो मतलब उस पर टाइम ज़ाया करना बेकार है। मैं तो असल में वो चीज़ें बताता हूँ जो कि हिडन होता है, ट्रुथ बीच में जो हमारे ज़राए बताते हैं। अच्छा, अब इसमें इशू जो बन रहा है वो ये है कि समरी तो आ गई, नाम भी आ गया, अब ये इसमें डिले क्यों हो रहा, होना तो ये था कि आज ही हो जाए। अब मसला इसमें यह है कि कुछ नाम तो शामिल हैं उसके अंदर, लेकिन अब एक मसला ये है कि पीडीएम तो असल में बड़ी खुश है कि भाई हो सकता है, एक बात मैं बता दूं कि पीडीएम इस बात पे बड़ी खुश है कि शायद हो सकता है कि कौम अगर हो सकता है हमारे साथ है नहीं है, लेकिन हमारे जो है मतलब फ़ौज तो हमारे साथ होगी, क्योंकि जो पहली जो आएगी आर्मी चीफ जिसकी तकर्री होगी वो भी शायद हो सकता है हमारा ही हो, हमारी चॉइस का, यानी मियाँ साहब का, और दूसरा जो है वो भी जरदारी साहब कहते हैं जो दूसरी चॉइस होगी वो भी उनका होगा। तो इनकी ये खुशफहमी ये है कि अगर कौम हमारे साथ ना हो, फ़ौज हमारे साथ होगी। लेकिन वो खुशफहमी जो है वो उससे आज हवा, जो गुब्बारे से हवा निकाल दी जनाब बाजवा साहब ने आपने कह दिया कि जनाब अब जो है फ़ौज जो है आइंदा सियासत में हिस्सा नहीं लेगी या मतलब कोई किरदार नहीं अदा करेगी। तो आज का जो अब है ना, जो जनरल बाजवा साहब की जो तकरीर है उस पर फिर मैं ये थोड़ा सा अपना तज्जिया दूंगा कि उनकी तकरीर एक तरीके से बहुत ज़्यादा अहम भी थी। एक तो ये इशू जो उन्होंने कहा कि फ़ौज आइंदा सियासत में उन्हें किरदार नहीं अदा करेगी, इससे ज़ाहिर होता है कि बिफोर जैसे, बल्कि उन्होंने कहा भी कि शायद फरवरी गुज़िश्ता साल से पहले मतलब जो हमने फैसला किया तो डेट मीन वो करती रही। और ये तो खैर अगर वो कह भी रहे हैं तो चलिए कुछ थोड़ी सी क्या कहते हैं हम उसको कह देते हैं कि चलिए कोई मुरव्वत में उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन हकीकत की बात यह है कि फ़ौज का हमेशा अमल दखल हमेशा से ही रहा है, मतलब ऐसी बात नहीं और अभी भी है। और उसकी एक वजह यह है, देखिए फ़ौज का अमल दखल मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात इस पर कर दूँ फिर मैं आगे भी तकरीर में आता हूँ। फ़ौज का अमल दखल देखिए उस वक्त तक रहेगा जब तक के पॉलिटिशियन जो हैं डिलीवर नहीं करेंगे। अगर पॉलिटिशियन सियासतदान अगर कौम को डिलीवर करेंगे और कौम के जो मफादात हैं और कौम के जो मामलात हैं, जो रियासत के मामलात हैं, जो कौम के जो मसाइल हैं, अगर उनको वो हल करेंगे तो नतीजा क्या होगा कि उनके दरमियान और कौम के दरमियान और जो मामलात हैं उनके दरमियान करीबी आएगी, मतलब जोड़ पैदा होगा। जाहिर सी बात है जब हालात दुरुस्त होते हैं, मईशत सही होती है, कौम का काम होता है तो फिर आप क्लोज होते हैं। लेकिन जब आप डिलीवर नहीं करते, जब आप सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने अपने करप्शन करते हैं, अपने मामलात को देखते हैं और फिर जो गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं उनकी आपके ऊपर आशीर्वाद होती है, तो नतीजा क्या होता है, फिर वो गैप पैदा होता है। उस गैप को फिल करने के लिए फिर अमूमन जो है खुद ब खुद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अंदर मतलब आ जाती है। तो ये चीज़ जब तक जो नहीं होगी ना सियासतदानों की वजह से, इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि कहीं ना कहीं फ़ौज का किरदार ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं रहा शुरू से और मैं कहता हूँ कि चलता ही रहा, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो है ना, कमज़ोरी जो है ना हमारे सियासतदानों की रही है। हर जगह आप देख लें कि सियासतदान कोई भी बात होती है फ़ौज के पास चले जाते हैं, ज़रा सा कोई मसला होता है, कोई भी अपने मामला होते हैं फ़ौज को ले आते हैं, या अगर किसी को अगर मुखालिफ नहीं मान रहा होता तो फिर फ़ौज को ड्रा करके उनसे डराते हैं, धमकाते हैं, मतलब हर जगह अपने फ़ौज को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके सारे मामला जो है इसमें कसूरवार जो है सियासतदान भी हैं। अच्छा खैर, अब जो आज उनकी तकरीर है उसमें उन्होंने ये बात तो अच्छी की कि फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी, और जैसे मैंने वजह बता दिया कि अगर सियासतदान डिलीवर करेंगे तो फिर फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी, और गेट नंबर 4 जो है वो बंद तो खैर कभी भी नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि चलो पहले वक्त पूरा खुल जाता था तो अब थोड़ा सा खुलेगा, लेकिन खुलेगा ज़रूर, इतना ज़रूर खुलेगा कोई झरोके से में झाँक माक ले। तो ये बात तो है, ये इसमें एक हो गया। अच्छा, दूसरा चीफ की एक और बात बड़ी अहम थी, एक बात उन्होंने ये कही कि जनाब एक जमात जो है ना हालात पर काबू नहीं पा सकती। ये बात जो है ना आपको बड़ा अहम, इस पर मेरा तज्जिया ये कि उन्होंने बराह रास्त जो है ना पिन पॉइंट किया है इमरान खान को, मतलब चीफ साहब ने जाते जाते भी मतलब इमरान खान को कहीं ना कहीं पिन किया है ज़रूर। उनका मकसद ये था कि एक जमात जो है मतलब मसाइल पे काबू नहीं पा सकती। मैं नहीं समझता इस चीज़ को, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और अगर आप मुझसे पूछें, मेरा अगर एक आज़ादाना तज्जिया या मेरी राय, और शायद हो सकता है आप इससे मुत्तफिक होंगे कि अगर कल ईमानदारी के साथ अगर इलेक्शन करा दिए जाएँ, बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर हो जाए, तो
इमरान खान जो है 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा अक्सरियत ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वो हुकूमत नहीं बना सकते, अगर बना लेंगे तो इसका मतलब वो काम नहीं कर सकेंगे। तो ये जो बयान है ना, इसका मतलब ये है कि बाजवा साहब ने कहीं ना कहीं एक अपने आने वाले पेशरों को ये दावत दी है, या उनको बताने की कोशिश की है कि ये जो पीडीएम का जो छोड़ा हुआ है, मतलब क्या कहते हैं, भानुमती का कुनबा, इनको भी कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट करना है। मतलब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मतलब फौज मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन दूसरी जानिब वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि एक जमात, भाई आप मतलब जब आपने मुदाखलत नहीं करनी है, जब कोई मामला ही नहीं है, आपने कह दिया कि बंद कर दिया है सारा मामला, तो फिर आपको ये अल्फाज कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये जुमला जो है टोटल मतलब उनकी इस बात की नफ़ी कर देता है कि एक जमात नहीं कर सकती। भी तो सियासतदानों का मामला है ना, अगर एक जमात मिसाल के तौर पर हुकूमत नहीं बना सकती, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल है, आप भी समझते होंगे, तो फिर वो कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी, या देखेंगे जिस जो भी होता है। लेकिन आपको तो ये पहले से नहीं कहना चाहिए कि वो समझते हैं कि मुल्क के मसाइल एक जमात नहीं हल कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक थोड़ा सा उनके जो बात है उसके ऊपर थोड़ी सी उनके मुझे थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इन्होंने पिन पॉइंट किया हो सकता है। पता नहीं आप मेरी बात से हों, मतलब इस बात को मेरी माने या ना माने, लेकिन मेरा एक अपना ज़ाती ख्याल है। अच्छा, एक चीज़ और उन्होंने बात ये कही, उस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, कि उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान, इस पर बहुत कुछ बोला जा चुका है, मेरे भी बड़े इंटरव्यूज़ हैं, बड़ी चीज़ें हैं, और इस पर तो खैर इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं छोटी सी एक बात करके आपको आगे निकल जाऊँगा कि ईस्ट पाकिस्तान पर उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर वो एक फ़ौजी शिकस्त नहीं थी बल्कि सियासी शिकस्त थी। अब इस पर बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ कि इस बात से मैं कतई तौर पर जो है ना मुत्तफ़िक हूँ, और मुत्तफ़िक से यहाँ मेरा कोई तज्ज़िया नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता भी हूँ। जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याज़ी साहब जो थे, वो मुझसे आपको याद है जिस वक्त वो वहाँ से आए थे ईस्ट पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम ग्रुप भी उन्होंने बनाया था, वो मुस्लिम लीग में भी रहे, और उसके अलावा मेरे उनके साथ बड़े मुस्लिम लीग के हवाले से बड़े उनके राब्ते हुआ करते थे। और जब कराची वो आते थे तो हमारे एक मरहूम दोस्त से, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, कर्नल लुत्फ़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब, आपने सुना होगा, जो ख़ास तौर पे पंजाब में अगर लोग रहते हैं उनको पता है कि इस ज़माने में ब्लू लाइन्स चला करती थी, एक ट्रांसपोर्ट सबसे पहले ब्लू लाइन वही लेके आए थे, उनका बेटा तारिक न्याज़ी और खालिद न्याज़ी। तो वो जो अमीर अब्दुल्ला खान न्याज़ी, जो लुत्फ़ुल्लाह खान न्याज़ी जो थे, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो मेरी लुत्फ़ुल्लाह खान न्याज़ी की और अमीर अब्दुल्ला खान न्याज़ी की अमूमन बैठकें होती थी, शाम को अमूमन में हम जाके साथ ही बैठा करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें वो मुझसे डिस्कस किया करते थे। तो फिर वहाँ उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई, जिससे ये पता लगा, और मतलब एक तो होता है ना कि वैसे ही कोई चीज़, मतलब मैंने वहाँ पे वो टेलीग्राम्स देखे, उस पर टेलीग्राम चला करते, आपको याद होगा टीटी पाकिस्तान टेलीग्राफ एंड होता था, हरे रंग की एक पट्टी होती थी, वो टक 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 करके, आपको तो पुराने ज़माने में जो लोग हैं उनको पता होगा कि टेलीग्राम आया करते थे। तो जो टेलीग्राम यहाँ से टिक्का खान भेजते रहे और जो यहाँ से जाते रहे सारे पे, उन्होंने बहुत सारी, उनके पास पलंदा था, उन्होंने मुझे दिखाया। जब मेरी बात हुई तो मुझको और कर्नल लुत्फ़ुल्लाह खान न्याज़ी को दिखाते, तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो मैंने देखी और बहुत सारे जो एविडेंस देखे, तो उससे ये पता लगा कि बुनियादी तौर पर ये हकीकत में सियासी शिकस्त थी। ये भुट्टो साहब तय कर चुके थे, और भुट्टो साहब का मैं पहले ही बता चुका, भुट्टो साहब का और अमेरिका का इस हवाले से पहले ही एक वो हो चुका था कि भाई मामला कि आप हमें एक दफ़ा चांस दें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका ने तो कहा था, यार तुम तो सोशलिस्ट हो और तुम कहते हो इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी सियासत है, और पता नहीं रोटी कुछ इस किस्म की नारा था, मुझे अब याद भी नहीं रहा, उम्र का तकाजा है, जाहिर सी बात है। तो वो बहरहाल उन्होंने जब ये कहा कि ये तो आप कैसे करोगे भाई, तो भुट्टो साहब ने कहा था, और ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, ये अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने भी बात कन्फर्म की है, और मुमताज़ भुट्टो साहब से मेरे बड़े अच्छे थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। लोग कहते थे कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, वो कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, ये एक अलहदा भाई से बाहर है। तो खैर वो भी मुझे बताते थे कि यार ये असल में बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि आप एक दफ़ा मगरिब को कहा था कि दफ़ा चांस तो आप हमें देना, हम ऐसा खात्मा करेंगे, नाम हम सोशलिस्टों का लेंगे, नाम हम कम्युनिज़म का लेंगे, सोशलिज्म का नाम लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान से सोशलिज्म का खात्मा कर देंगे। और आप देखें भुट्टो साहब ने सोशलिज्म का टोटल खात्मा कर दिया था, और वो क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी, तो भुट्टो साहब ने सारा मामला किया था, और फिर उसमें तय ये पाया था कि ईस्ट पाकिस्तान का जो डिफेंस होगा वो बुनियादी तौर पर बेस करेगा, क्योंकि 1000 मील का फासला था। तो ये भी उन्होंने दिखाई मुझे दस्तावेज़ात, तो उसमें लिखा था कि जब ईस्ट पाकिस्तान पर अगर कभी भारत हमला करेगा तो उसके जो है ना डिफेंस जो है ना वो वेस्ट पाकिस्तान जो होगा, जितनी शिद्दत के साथ भारत ईस्ट पाकिस्तान पर अगर कभी आता है तो उसी
दूसरी शिद्दत से हम जवाब जो है ना वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर हम घुसेंगे तो वेस्ट पाकिस्तान में उस वक्त क्या हालत थी वो भी आपको पता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये बहस लंबी हो जाएगी, ये असल में हकीकतन एक सियासी शिकस्त थी और ये मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी थी। अब मुझे नहीं पता कि कहीं और कोई न्याजी साहब ने किसी चैनल पर बैठकर या किसी जगह कोई और बात की हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, इंसान वक्तन फवक्तन किसी वक्त मसलहतन कोई बात भी करता था। लेकिन ये एक बात मैंने अब देखी हुई है और भी बहुत सारे जो लोग किसी ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान में थे उनसे कर कभी हमारी मुलाकातें हुई, भाषानी ग्रुप के जो लोग आते थे उस वक्त। तो बहरहाल ये एक चीज़ थी कि ये इससे कम अज़ कम मैं मुतमईन हूँ कि हकीकतन वो एक सियासी शिकस्त थी, फौजी शिकस्त मैं उसे नहीं कह सकता। खैर ये तो एक उनकी बात थी। बहरहाल बाकी जो बात है उनसे कोई इनकार नहीं। उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान को हमेशा रहना है, ओहदेदारों की बात कोई सा भी हो, ओहदेदार आज रहे या कल रहे, जो भी होता है ये ओहदे आनी जानी चीज़ें और जो हमेशा रहेगी वो इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगी। बाकी इस बातों से मुझे उनकी कोई वो नहीं है। लेकिन एक दो बातें जो थी मुझे इस पर इनसे इख्तलाफ था। एक तो ये कि जिन्होंने इमरान खान को पिन कर दिया और दूसरी इस पाकिस्तान के हवाले से। बाकी एक दो बातें जो हैं वो ठीक है, आप उसको कह सकते हैं कुछ भी हो। लेकिन अब मसला भी ये है कि समरी आ चुकी है। अब मैं थोड़ा सा समा इस पर दूँ। अब लोग ये परेशान हो कि समरी आ चुकी लेकिन ऐलान क्यों नहीं हुआ। देखिए अब समरी का मसला ये है कि समरी आ चुकी है और मैंने अभी जैसे आपको बताया कि नवाज शरीफ के दरमियान और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है अभी थोड़ी सी गड़बड़ है इस मसले के ऊपर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। समरी में नाम आ चुके हैं और अपने तौर के ऊपर अब नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त इटली में मौजूद है। नवाज शरीफ साहब मशवरा कर रहे हैं किससे, इसहाक डार साहब से, जावेद लतीफ़ से, ख्वाजा आसिफ से और अपने चंद लोगों से कि वो अपने तई मालूमात करके अपने तौर पर सारी इन्वेस्टिगेशन करके बताएं कि क्या जो लोग या जिनको वो लेकर आना चाह रहे हैं या जिनको वो समझते हैं कि वो बेहतर है उनके लिए, क्या वाकई ऐसा तो नहीं कहीं वो आगे पीछे हो गए हों या कोई और मामलात हों। वो अपने तौर पर तहकीक कर रहे हैं और वो तहकीक करके वो कल तक उन्होंने कहा है कि वो इस पर वो फाइनलाइज कर लेंगे और इसीलिए वो जो है शहबाज शरीफ जो है उसको डिले कर रहे हैं। वरना अब शहबाज शरीफ को ने क्या बात करनी है, क्या मुशावरत करनी है, क्या जो तो लिस्ट तो आ चुकी है, समरी तो आ चुकी है, क्या करना है। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने से वो मतलब उसमें नाम उलट पुलट होंगे या आप क्या समझते हैं कि MQM के कहने से नाम उलट पुलट होंगे। ये तो बस अब टाइम पास करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा नवाज शरीफ ने टाइम मांगा है। नवाज शरीफ साहब के लिए फाइनल कर लें क्योंकि नवाज शरीफ अपने तौर पर जिन लोगों को लाना चाह रही है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जिन लोगों की नवाज शरीफ पर ये नज़र है कि ये लोग जो हैं हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब मुसलसल ये कहा जा रहा है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सिर्फ आर्मी ही का चीफ होगा, वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। तो ये बातें सिर्फ हम नहीं कह रहे और ये है भी हकीकत, ये मैं बता रहा हूँ होगा ऐसा ही। इनकी बहुत सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आखिरी वक्त के अंदर मियाँ साहब अपना भी सुकून और इत्मीनान करना चाहते हैं और अपने तौर पे जो उनकी पैसे पर्दा, जो जाहिर सी बात है इतना बड़ा लीडर है और इतना बड़ा माफिया फौज के अंदर इदारों के अंदर उनके भी अपनी मतलब है एक लिंक है, तो वो अपने तौर पर जो है आखिर वक्त के अंदर थोड़ा सा टटोल रहे हैं और सारे मामला को फाइनलाइज करके फिर वो हो सकता है कल बता दें। और कल मुझे ये बताया गया कि कल दोपहर तक हो सकता है नवाज शरीफ साहब जो है इनको ओके कर देंगे, अगर ज़्यादा देर हुई, वरना हो सकता है कि आज रात या कल किसी वक्त सुबह भी जो है हो सकता है ये समरी का ऐलान जो है उसमें नाम का ये ऐलान शहबाज शरीफ कर देंगे। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि शहबाज शरीफ दस्तखत कर देंगे, लेकिन अभी तक दस्तखत नहीं हुए हैं और शहबाज शरीफ के दरमियान और उनके दरमियान जो है गड़बड़ बहुत है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के अंदर एक बात और ये भी बता दूं कि अगर नवाज शरीफ ने अगर महसूस किया, एक बात ये भी है क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त अगर किसी से वहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और एक चीज़ और भी मुझे बताई गई है कि मरीम नवाज का कहना है कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते और अगर कई हालात ख़राब होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये तस्नीम हैदर का जो बयान है ना, ये इनकी जान नहीं छोड़ेगा। ये एक नया जो है ना बीच में फैक्टर आ गया है, तो इसकी वजह से भी नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर ये मामला अगर दुरुस्त ना हुआ तो फिर इनकी कोशिश होगी कि हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया जाए। अगर हालात ख़राब हो गए तो फिर हो सकता है कि कोई एमरजेंसी वगैरह कोई ऐसी चीज़ भी लग जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन को 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ। तो इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि बस नवाज शरीफ साहब का है मामला कि नवाज शरीफ इनको इशारा करें तो फिर शहबाज शरीफ कल उस पर दस्तखत कर देंगे। लेकिन सुना यह है कि अब तक बाकी सारे मामलात के ऊपर जो है अफाम व तफहीम है। लेकिन अगर कल तक या रात तक अगर कोई ऐसी खबर नवाज शरीफ तक ना पहुंची तो हो सकता है कि फिर ये मामला जो है इंशाल्लाह खैर खैरियत के साथ तय पा जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होती है अपना तज्जिया लेकर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।